हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। स्वागत है बेटा आपका आपके प्यारे से बैच लक्ष्य 2.0 एंड 3.0 सभी बच्चों का बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बताइएगा बच्चों। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है। यस, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। फटाफट से चैट में सब लोग हाजिरी लगाएंगे, दिल बनाएंगे और अपनी हाजिरी दर्ज कराएंगे। आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हाँ, उससे पहले थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट पुराने चैप्टर के सवाल करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नो डाउट। बट हाँ, आज शुभारंभ होने जा रहा है अपने एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके पास एक नया चैप्टर, सुंदर सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम लगभग 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। मैं स्मार्ट लग रहा हूं, एक्चुअली यही मेरा रियल लुक है। वो तो स्टूडियो खराब कर देता है, ये तो मेरा एक्चुअल नेचुरल लुक है बेटा। स्मार्ट तो मैं हूं ही बहुत टाइम से। सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं डर लग रहा है। सिलेबस तो पक्का कंप्लीट होगा, आप कितना कर रहे हो उस बात से चिंतित हो, है ना। आपका कार्य ये होना चाहिए कि जितने चैप्टर हो गए वो आते हैं कि नहीं आते। बाकी दादा ने वादा किया है तो कायनात भी नहीं टाल सकती, उसको पूरा होना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में। यस, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, यस यस यस, बहुत बढ़िया जी। यस बच्चा, कैसा लैग आ रहा है बेटा। कैलकुलेटर अलाउड है क्या वर्चुअल। यस, इस साल से शायद अलाउड कर दिया गया है। इस साल से कुछ ऐसा सुनने में आया है, रूल आया है कि इस साल से आपको कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। इंडक्शन आपके पास एक नया चैप्टर, सुंदर सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक तो है और लैग कहां पर है। सिलेबस तो पक्का कंप्लीट होगा, आप कितना कर रहे हो उस बात से चिंतित हो, है ना। आपका कार्य ये होना चाहिए। सही तो है। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एक बार पूछ लेता हूं, वैसे एक बार इधर आना भाई, इधर आना। कैमरे में ना कुछ फ्रेम ड्रॉप जैसा लग रहा है, कुछ कैमरे के जो वीडियो हल्की हल्की लैग होती है ना, वैसे ऐसे कंप्लीट लैग नहीं है, बट थोड़ा सा बीच बीच में लैग लग रहा है। मैं तेज मूव कर रहा हूं, धीरे दिखा रहा है वो। यस यस बेटा, फिजिकल तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होगा, मैंने पढ़ी नहीं है नोटिफिकेशन, बट मेरे ख्याल से वर्चुअल कैलकुलेटर ही अलाउड होगा। ठीक है जी। हाँ यस, फ्रेम्स के लिए मैंने बोल दिया है बेटा, अभी कर देंगे, ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। अभी बोल दिया है, देख लेते हैं। ठीक है। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं बेटा, है ना। जब तक ये ठीक होता है तब तक ठीक है, तब तक थोड़ा मैनेज कर लो। इतना वो वैसे कोई बहुत लैग नहीं है कि समझ में ना आए मेरी बातें, एकदम बढ़िया चल रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है हल्का फुल्का फ्रेम्स में कुछ लग रहा हो आपको, तो वो मैंने बोल दिया है, वो हो जाएगा टाइमली। ठीक, ठीक है बेटा। चलिए, सवाल करते हैं बेटा आज की क्लास में स्टार्ट। पहले मैं आपको सवाल कराने वाला हूं। पहले जो आज, अच्छा 2-3 बातें सुन लो। एक बात तो ये है कि एक चैप्टर और है इसके बीच में, एक चैप्टर और है, तुमने तो पूछा ही नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है जी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एक चैप्टर है बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि मैंने तो लाया ही नहीं वो चैप्टर, तो जबकि वो तो है एनसीईआरटी की सीक्वेंस में। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की आपको एक क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड, क्योंकि वो थियोरेटिकल चैप्टर है, वो बहुत ज्यादा, एक तो बड़ा चैप्टर नहीं है, एक आसान ही चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है। उसको आप क्या बोलते हैं, बैठ के मान लो 3 घंटे की रिकॉर्डिंग देता हूं मान लो मैं, तो आप हार्डली 5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपके पास क्या है बेटा, कुल मिला के एक छोटा चैप्टर है, तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा ये वाला। इसके लिए मैं जब भी समय मिलेगा मेरा,
मतलब इसी हफ्ते में, मतलब जो कल का दिन और अपकमिंग हफ्ता है, इस हफ्ते के अंदर मैं आपको ये लेक्चर दे दूंगा। ठीक है जी, वो लास्ट से लास्ट अगले संडे तक मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, है ना जी। स्मॉल एंड इजी चैप्टर है बेटा, ये स्मॉल एंड इजी चैप्टर आपके पास ये है बेटा। ठीक है, तो स्मॉल एंड इजी चैप्टर है, तो इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आराम से निपटा लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन अभी क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन तो नहीं, दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं शुरू के 10 मिनट 15 मिनट तक आपको जो लास्ट क्लास में टॉपिक्स पढ़ाए थे या उससे पहले जो टॉपिक्स पढ़ाए उन पे कुछ सवाल, मिक्स सवाल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर सवाल हम लास्ट क्लास वाले करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाले। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक करके अपना क्वेश्चन। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरे पास ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे। जो जो क्वेश्चन को मैं बॉक्स बना रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, वो क्वेश्चन करने हैं, आपको भी ट्राई करने हैं। मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, क्या है आपके पास, एक करंट है, कितने का बेटा, 200 माइक्रो एम्पेयर का। कितने का, 200 माइक्रो एम्पेयर का, जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एंट्री मारा तो जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है वो 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो रहा है। द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाई 10 रेडियन। अगर मुझे पाई बाई 10 रेडियन का डिफ्लेक्शन कराना है तो कितना करंट चाहिएगा, तो कितना करंट चाहिएगा बेटा। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में टॉर्सनल कांस्टेंट इनटू आई। तो जितना ज्यादा करंट होता था उतना ज्यादा आपके पास क्या था बेटा, कुल मिला के जितना ज्यादा आपके पास करंट था उतना ज्यादा आपके पास डिफ्लेक्शन आ रहा था। याद करो, तो बताइए, अगर आपके पास एंगल है 60 डिग्री, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स n ले लो, एरिया a ले लो, मैग्नेटिक फील्ड b ले लो, c की वैल्यू c ले लो। तब करंट था 200 माइक्रो एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर। तो बोला अगर मुझे पाई बाय 10 रेडियन का डिफ्लेक्शन कराना है, अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर आपके पास पाई बाय 180 क्या है, रेडियन है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, एंगल इन रेडियन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 180 बाय पाई से, तो ये आ जाएगा एंगल इन डिग्री। क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स का सवाल। तो बस ध्यान से देखिए, यहां पर अगर ये डिग्री में है तो अगली बार में जो एंगल ले रहा हूं पाई बाय 10, तो इसको भी डिग्री में कर दूंगा तो 180 बाय पाई आ गया सर। ये आपके पास आ गया 180 बाय पाई। तो अगर मुझे इतने डिग्री का क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये आ गया NAB बाय C इंटू में I। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो ध्यान से देख, पाई से पाई तो वैसे ही मरा पड़ा है, थीटा से थीटा तो वैसे ही मरा पड़ा है, तो यहां पर बेटा 60/18। तो कुल मिला के जो आंसर बनेगा बेटा मेरा वो बनेगा कितना, 60/18 डिग्री, ऊपर भी डिग्री नीचे भी डिग्री, सेम यूनिट में आ गया। यहां पर आ गया बेटा 200 माइक्रो एम्पेयर, तो ऊपर करंट माइक्रो एम्पेयर में तो नीचे करंट भी माइक्रो एम्पेयर में ही आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास जो करंट आ चुका है बेटा वो आ गया 200 इंटू में 18 बटे में 60। ये आपके पास आ गया। ये 0 से 0 की हत्या हो गई, ये चला गया 3 पे, तो आंसर आ गया 60 माइक्रो एम्पेयर। जेई मेंस का सवाल, और तुम यही सवाल घर जाके कहते हो मुझसे तो हुआ ही नहीं। अरे क्यों नहीं हुआ लाडले, अरे क्यों नहीं हुआ मेरे भाई, कैसे नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ भाई, बताओ ना भाई। अरे भैया, अरे भैया क्या बात कर दी भैया। तो यानी कि क्या मेरी बात यहां तक आपको क्लियर हो रही है क्या, जल्दी से बताइएगा बेटा। यस बच्चे, जल्दी से बताइएगा, क्या मेरी बात यहां तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक सवाल आपका क्लियर हो गया क्या, बताइए बच्चों। डन है, ओके डन। नए चैप्टर के लिए रेडी रहो। इस चैप्टर में जो EMI स्टार्ट करेंगे उसमें हम बहुत सारे बेइंतहा सवाल करेंगे और
चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक है बेटा, यस, ओके, डन है, बहुत बढ़िया। ओए क्या बात है, ओए कैसा लैग आ रहा है बेटा? कैलकुलेटर अलाउड है क्या वर्चुअली? यस, इस साल से शायद अलाउड कर दिया। बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आ जाओ। इसके आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की ओर। इसने बोला द डिफ्लेक्शन इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स, गिर गया, फ्रॉम 25 डिवीजन। पहले अगर 25 डिवीजन जितना क्या था आपके पास डिफ्लेक्शन था, तो अब 5 डिवीजन जितना डिफ्लेक्शन हो गया। अगर हमने एक शंट लगा दिया 24 ओम का, तो बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। समझिएगा बात को, पहले बात की गंभीरता को समझो। गैल्वेनोमीटर आपके पास एक ऐसा डब्बा है जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, जैसे गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है वैसे ही। तो ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ऐसा एक डब्बा। मान लो ये जो कांटा है, अगर यहां पर जो कांटा होगा ये 0 है, मतलब जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ भी एंगल नहीं घूमा हुआ। उसके बाद मान लो आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे है आपके पास बहुत सारे ये डिवीजन है। डिवीजन का मतलब क्या है? एक से लेके, जैसे स्केल के अंदर नहीं होता बेटा, स्केल के अंदर क्या होता है, ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से स्केल होता है कि नहीं होता? ऐसे ही यहां पे स्केल बना हुआ है। तो बताइए, मान लो एक डिवीजन 1 एम्पेयर मान लिया ऐसे ही, तो 2 डिवीजन 2 एम्पेयर, 3 डिवीजन 3 एम्पेयर ऐसे है। तो यानी कि पहले 25 डिवीजन करंट है, बाद में 5 डिवीजन है। तो यानी कि एंगल जो है पहले 5 गुना ज्यादा है, अब 5 गुना कम हो गया। मतलब पहले एंगल 25 डिवीजन जितना है, यानी कि पहले अगर सुई मान लो, इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि आपके पास ये अगर कांटा है 0 डिफ्लेक्शन का, जब कांटे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब कांटा बिल्कुल सीधा है। मान लो मैं कह रहा हूं 25 डिफ्लेक्शन बाद यहां पर सुई आ गई, है ना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। लेट से आपके पास ये ठीक है, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैं कह रहा हूं 25 डिवीजन बाद अगर सुई यहां पर है, यानी कि इतना एंगल घूमा, थीटा इतना है। तो बताइए 5 डिवीजन में क्या एंगल होगा? तो 5 डिवीजन में सर इतना सा एंगल होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? θ/5 हो गया। अरे मतलब जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा थीटा, जितना ज्यादा डिवीजन घूमा। अब पहले 25 डिवीजन घूमा, उसके बाद 5 डिवीजन। तो जब 25 डिवीजन था तो थीटा अगर थीटा था तो 5 डिवीजन घूमेगा तो θ/5 हो जाएगा। अरे बात क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। और आपको पता है जो थीटा है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि मान लेते हैं लेट करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज Ig व्हेन डिफ्लेक्शन इज 25 डिवीजन। उस समय पर करंट कितना था? 25 डिवीजन जब शो किया तब करंट Ig था। तो बोला इंप्लाइज व्हेन डिफ्लेक्शन इज 5 डिवीजन, अगर करंट जो है वो, सॉरी, डिफ्लेक्शन जो 5 डिवीजन हो गया, मतलब जो थीटा 5 गुना था 5 गुना कम हो गया, तो करंट मतलब 5 गुना कम हो गया, तो जो करंट है वो आपके पास गैल्वेनोमीटर में Ig/5 हो गया होगा। ये क्या है? पहले गैल्वेनोमीटर में करंट Ig था, तो अब Ig/5 हो गया, ये समझा रहा हूं। Ig कब था? जब केवल गैल्वेनोमीटर था, यानी कि केवल गैल्वेनोमीटर था तो इसमें करंट कितना था बेटा? तो इसमें करंट केवल Ig था।
अब अगर गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने शंट लगा दिया, क्या लगा दिया बेटा, एक शंट, शंट का मतलब एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिया। अगर मैंने शंट रेजिस्टेंस मान लो एस लगा दिया, तब जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया वो 5 गुना कम हो गया, 5 टाइम्स कम हो गया। यानी कि अब की बार गैल्वेनोमीटर करंट Ig/5 होगा, Ig/5 होगा, Ig/5 होगा। यानी कि आ तो Ig ही रहा था इस वायर में, पर Ig इसमें गया Ig/5, तो इसमें कितना गया 4Ig/5। अब बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है कि नहीं होता मेरे बच्चे? यस सर, बिल्कुल होता है सर, कोई समस्या नहीं है सर। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 4Ig/5 इंटू में शंट रेजिस्टेंस, इंटू में शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आपके पास आ गया Ig/5 इंटू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लो Rg, मान लो Rg। सर एकदम सही बात है। तो बताइए Ig से Ig कट गया, 5 से 5 कट गया। अब शंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, शंट रेजिस्टेंस आपके पास 24, तो ये आ गया 4 इंटू 24 इज इक्वल टू Rg। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, 96 ओम। यानी कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस था वो कितना आना चाहिए, 96 ओम आना चाहिए। तो ये सवाल को 1 बोल दूंगा, तो ये सवाल को 2 बोल दूंगा, सेकंड सवाल भी खत्म हुआ, सेकंड सवाल भी खत्म हुआ। क्या ये लॉजिकल बात मेरे लॉजिकल बच्चों के छोटे से दिमाग में घुस गई क्या? क्या ये लॉजिकल बात मेरे छोटे से बच्चों के दिमाग में घुस गई क्या? अरे बताइए भैया। यस बेटा, क्लियर है? बताइए बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस। अरे वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। ओके ओके जी, ओके, क्लियर है? समझे सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं? समझे? बहुत बढ़िया सर, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है। क्या बात है यार, तुम तो टाइम टू टाइम इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। इतना तो आपने बताया नहीं था कि आप इतने इंटेलिजेंट हो। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? आ जाओ जी। एक सवाल ये देख लीजिएगा। अब हम करते हैं इस सवाल को। इसने बोला एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दे दी 100। ईच टर्न एरिया जो है एक लूप का वो किसके बराबर है, 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मत पूछना कैसे आया, पाप लगेगा, भगवान जी पाप देंगे, श्राप देंगे भ्राता। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 10⁻⁴ हो गया। अच्छा, द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, 0.01 टेस्ला। उसके बाद बोला कि जो डिफ्लेक्शन है वो जो थीटा है वो 0.5 रेडियन का है, 0.05 रेडियन का है। जो थीटा जो है वो 0.5 रेडियन का है, 0.05 रेडियन का है। जब करंट है, व्हेन I इज इक्वल टू कितना, 10 मिली एम्पियर। तो बोला गया टॉर्जनल कांस्टेंट बता दो। टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब C बता दो। तो फॉर्मूला सीधे सीधे हमें पता है, थीटा इज इक्वल टू NAB अपॉन में C इंटू में I। अब सब कुछ SI यूनिट में पुट करेंगे तो मेरे पास C भी SI यूनिट में आ जाएगा। तो बताइए, थीटा को हमने पुट कर दिया रेडियन में, क्योंकि थीटा का SI यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो 0.05 रेडियन। नंबर ऑफ टर्न्स 100, एरिया 2 इंटू 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड ये 1/100 लिखा है, मतलब 10⁻⁻2 अपोन में C इंटू में I कितना है बेटा, 10 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब 10⁻⁻3। तो यहां से C की वैल्यू निकाल लो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नोने मोने बच्चे। C को इधर ले आओ, बाकी को इधर ले जाओ। तो ये देखो 2 इंटू में ध्यान से देखो, ये 10⁻2, ये 10⁻1, 10⁻3 हो गया। 10⁻3 और 10⁻³ 1 बन गया। तो ये 10⁻6 बचा यहां पर। तो और नीचे आ गया 5 इंटू 10⁻²।
5 इंटू ये 0.05 का मतलब क्या है, 5 इंटू 10⁻²। तो यहां से आंसर आ गया सर आपके पास 2/5 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आंसर देखो क्या है, x इंटू 10⁻⁻5 है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दो, तो 20/5 10 से डिवाइड किया तो 10⁻⁻5 आ गया। तो ये आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻5, 5 चौके 20। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई बेटा, 4। मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको इसमें कोई दुविधा हो, मैं नहीं मानता जी, मेरा मन गवाही ही नहीं देता इस बात के लिए कि आपको इसमें कोई समस्या हो सकती है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों? यस बेटा, क्लियर है? हां जी, हो गया था खुद से। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, बहुत शानदार। आय हाय हाय, क्या बात है, आय हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे दो बेटा। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नई चीज होती है तो तुम्हें इतना मजा क्यों आने लगता है, तुम्हारा ध्यान उसी पे क्यों चला जाता है बेटा? मेंस में कैलकुलेटर अलाउड, आपने इतनी बड़ी न्यूज बना दी जैसे पता नहीं आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा इंपैक्ट पड़ गया। पहले जब अलाउड नहीं था तो सबके लिए अलाउड नहीं था, अब अलाउड है तो सबके लिए अलाउड है। अरे उस कैलकुलेटर का करेगा क्या जब सवाल ही नहीं आते होंगे? अरे प्यारे, ज्यादा खुशी की बात नहीं है ये, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है बेटा, तुम बहुत नटखट हो, बहुत नोटी हो जाते हो तुम, है ना? जैसे तुम्हारे साथ क्या है, मैंने देखा मेंस की डेट्स आई, मेंस ने बोला कि हम 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर लेंगे। बच्चे स्टोरी लगा रहे हैं, एनटीए ने बॉम्ब फोड़ दिया, एनटीए ने दिवाली पे धमाका कर। अबे बावड़े, हर साल सेम टाइम पे तो एग्जाम होता है, अगर ना भी बताता तो भी एक्सपेक्टेड डेट क्या थी, यही तो थी कि 20 से 30 जनवरी के बीच में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। लेकिन न्यूज मिल गई, अब 2 दिन चर्चा करेंगे उस बातों पे। सर पढ़ना लिखना नहीं है, लेकिन पूरे गांव को पता है कि बेटा ले जेई की तैयारी कर रहा है। मां बाप को लग रहा है मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चे को क्या है, बच्चे को न्यूज चाहिए, न्यूज। हम भी रिपोर्टर बनेंगे साहिब, हमें सर रोज रोज एक छोटी छोटी न्यूज दे दिया करो तनिक, हमें मजा आता है सर। सुबह 7 बजे हुआ सूर्योदय, सर सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ, सर सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ, सर सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ। शाम को 6 बजे हुआ सूर्य अस्त, सर शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो गया, सर शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो गया, सर शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो गया, सर शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो गया। टीना का हुआ पेट खराब, सर टीना का हो गया पेट खराब, सर टीना का हो गया पेट खराब, सर टीना का हो गया पेट खराब। न्यूज चाहिए, छोटी सी बात है, कैलकुलेटर अलाउड कर दिया, उस पर चर्चा भी कर ली, अलग ही खुशी झलक रही है चेहरों पे। भाई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही हो, या जो पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। गाइज को अपनी ही पढ़िए। सर मेंस में कैलकुलेटर अलाउड हो गया, सर मेंस में कैलकुलेटर अलाउड हो गया, ऐसे मत करो बे, है ना? ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है ना, टीचर नाराज हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। शराब नहीं, शराब, शराब। खुश मत हो जाओ इस बात के। आ जाओ, आओ भाई साहब, रीना मीना टिंकी टीना पिंकी सिंकी सब आ जाओ। ये थर्ड सवाल होमवर्क में कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। देख लो, मैं डिफाइन कर देता हूं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया वाई डायरेक्शन में, मतलब जे कैप में। रेक्टेंगुलर लूप है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, जिसमें 5 एम्पेयर का करंट है, वाई जेड प्लेन में रखा है। वाई जेड प्लेन में करंट लूप रखा है और करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, ये एक्स मान लो।
तो वाईजेड प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मतलब बाहर की तरफ क्या है आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, खत्म, कहानी निकाल लेना। छोटा सा सवाल है, करके देख लेना घर पे, ठीक है। आ जाओ, ये सवाल मैं करा देता हूं एक, ये चौथा सवाल मैंने आपको करा दिया, इसका आंसर भी 4 ही आया। ये पांचवा सवाल देख लो गाइज। पांचवा सवाल है कि एक एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ये फालतू कहानियां बता रखी है, कुछ नहीं है उसमें। जो ग्राफ प्लॉट किया गया है वो 1/θ वर्सेस आर का प्लॉट किया गया है। बोला गया द फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, तो फिगर ऑफ मेरिट कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद रखना हो तो बता देता हूं जी। फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बोला जाएगा किसको बेटा, वो बोला जाएगा I/θ को, I/θ को, I/θ को फिगर ऑफ मेरिट बोला जाएगा, ठीक है, खत्म, ओके, डन। अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू NAB बाय में C इंटू में I था, तो जो I/θ होगा सर वो हो जाएगा सर I/θ। सर ध्यान से देखिएगा, अब बात क्या है बेटा, आप ध्यान से मैं ध्यान से सुनिएगा। अब हो क्या रहा है, अपने को क्या निकालना है, I/θ निकालना है। जी मालिक, कोई समस्या नहीं है मालिक, एकदम सही है। ए मालिक तेरे बंदे हम, कैसे हो, हजारों करम, जो भी है, ठीक है। अब एक बात बताइए जरा ध्यान से, एक बात बताइए जरा ध्यान से, एक बात बताइएगा जरा ध्यान से। आपको एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। सर ये कहां से आया, एक किसी जन्म में मैंने आपको पढ़ाया होगा। V इज इक्वल टू IR, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। हाँ सर आपने बात कही है, ठीक लग रहा है मुझे, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है सर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें यहां पर कुछ कुछ डेटा दिया होगा, यहां पर ये रहा। जो EMF है, वोल्टेज लगाई है हमने, वो कितनी लगाई है बेटा, 2 वोल्ट की। कितनी बेटा, 2 वोल्ट की। यहां पर क्या है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब यहां पर 2 टाइप के रेजिस्टेंस है सर्किट में। कैसे सर, ऐसे समझिए, ये कैसा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके पास एक तो सर गैल्वेनोमीटर है, एक आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिससे हम अलग अलग रेजिस्टेंस को यहां पे लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस जिसकी वजह से हम अपना अलग अलग रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर्किट में। और एक आपके पास बेटा लगा हुआ है कुल मिला के ये जो भी है, ये बैटरी का EMF है 2 वोल्ट। तो इसमें जो करंट निकलेगा बेटा, I जो निकलेगा, क्या वो I इतना नहीं निकलेगा सर, जो I है क्या वो V/R नहीं होगा, हां सर होगा। तो V हो गया 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हो गया R, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस प्लस में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, R प्लस में RG, R प्लस में RG। अच्छा सवाल है, अलग सवाल है, इसलिए ही करा रहा हूं। तो यानी कि एक सर्किट में मैंने गैल्वेनोमीटर था, रेजिस्टेंस बॉक्स था, करंट था। अब रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, अलग अलग चाबियां होती है। एक चाबी निकालोगे, इसका पूरे का रेजिस्टेंस कुछ होगा, 2 चाबी निकाल दोगे, कुछ और रेजिस्टेंस हो जाएगा, 3 चाबी निकाल दोगे, कुछ और रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कुछ अलग अलग चाबियां होती है, वो चाबी निकालने की वजह से यहां पर रेजिस्टेंस इसका चेंज होता रहता है, ठीक, पुराने जमाने में यूज होता था। तो रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ डिवाइस यूज्ड टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो यहां पर अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने हैं, ठीक है। अब बताओ, जब यहां पर रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, ये RG फिक्स है तो करंट बदलता जाएगा, करंट बदलेगा तो गैल्वेनोमीटर अलग अलग रीडिंग करेगा, अलग अलग I गैल्वेनोमीटर में से जाएगा तो थीटा अलग अलग होगा। तो सवाल का एसेंस समझ में आ जाएगा यहां से कि जब अलग अलग रेजिस्टेंस डाले, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस वेरी करता गया, तब जो थीटा है वो चेंज होता गया, और थीटा की बजाय 1/θ का यहां पे Y एक्सिस पे प्लॉट किया गया, 1/θ का यहां पर प्लॉट किया गया। सर बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान से सुनिएगा
क्या मैं आई को लिख सकता हूं ये वाली टर्म? हाँ सर लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया है सर, शानदार है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें हैं। इन द एक्सपेरिमेंट द गैल्वेनोमीटर इतना 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 1/θ और रेजिस्टेंस का ग्राफ है। अब बताइए और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या? और कुछ तो नहीं दे रखा। आ जाओ अब बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू एन ए बी बाई में सी, और मैं आई को लिख सकता हूं बेटा 2/r प्लस आर जी। तो 2/r प्लस आर जी, 2/r प्लस आर जी, 2/r प्लस आर जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। अब जरा ध्यान से देख, कितना आसान सा सवाल हो गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर आपको कितनी सारी वैल्यूज पता है कि जब r की वैल्यू 2 है तब थीटा की वैल्यू 1/θ की वैल्यू 1 है। जब r की वैल्यू 4 है तब 1/θ की वैल्यू 1/2 है ना, सॉरी 1 × 1/2 यानी कि 3/2 है। जब r की वैल्यू 6 है तो 1/θ की वैल्यू 2 है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे प्लॉट नहीं कर सकते। कैसे सर? ये ग्राफ को थोड़ा सा इधर उधर ले जाना पड़ेगा। क्या हमें आरजी दे रखा है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। आ जाओ, अगर मैं बात करूं थोड़ा इसको इस तरफ ले जाऊं, ये आ गया आर प्लस आर जी, यहां पर आ गया। हां सर, यहां पर आ गया सर 2NAB बाय में सी, 2NAB बाय में सी इंटू में 1 बाय में थीटा। बहुत बढ़िया सर, शानदार। जरा ध्यान से देखिए, मौज ना कट जाए तो बताना, मौज ना कट जाए तो बताना। अगर मैं 1/θ को एक तरफ रख लूं और बाकी टर्म्स को इधर ले जाऊं तो ये हो गया C/में 2NAB, C/में 2NAB इंटू आर प्लस में C इंटू में RG अपॉन में 2NAB। सर मौज ही काट दी है आपने, सर मौज ही काट दी है आपने। अब बताओ ये ग्राफ किसका है? 1/θ और r का। तो देखो कैपिटल R ये है, यानी कि कैपिटल R अपना x एक्सिस पर है, तो ये हो गया x, तो ये हो गया आपके पास कुल मिला के y। 1/θ क्या है? y एक्सिस पर है, तो y वेरिएबल है और x वेरिएबल है रेजिस्टेंस। तो बताइए जो भी अपने पास ग्राफ दे रखा है, गिवन ग्राफ जो है अपने पास, उसका जो स्लोप होगा, गिवन ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप वो किसके बराबर होगा? तो x के साथ जो लिखा है वो स्लोप हो गया, तो स्लोप आ गया C/में 2NAB। तो स्लोप मिल जाएगा। अरे स्लोप तो निकालना आता है ना बेटा, इस ग्राफ का स्लोप निकाल सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देख ये लेंथ हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस। तो देख आधे से लेके 2 तक ये आ गया 1.5 और बेस आ गया 0 से लेके 6 तक। तो बेटा ये आ गया 3/2 और नीचे 6, तो ये आ गया 3/2 और साथ में बेस आ गया 6। तो ये आपके पास स्लोप से कुछ चीजें मिल जाएंगी, यानी कि C/NAB की वैल्यू आ गई बेटा, C/NAB की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 1/2। तो NAB बाई C की वैल्यू आ गई बेटा 2। अब ईमानदारी से बताना, अपने को निकालना क्या था? अपने को निकालना था I/θ। तो अगर I/θ निकालना है बेटा, ध्यान से देखना, ओए ओए ओए, I/θ निकालना है बेटा, तो ये किसके बराबर है? C/NAB। क्या C/NAB की वैल्यू हमें पता लग गई? C/NAB की वैल्यू 1/2 है, यानी कि जो I/θ की वैल्यू आपके पास निकल के आई है, I/θ की जो वैल्यू निकल के आई है C/NAB, वो निकल के आ गई 1/2, यानी कि लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻1। तो ये आपके पास आंसर आ गया किसका? यहां पर आंसर आ गया 5, यहां पर आंसर आ गया 5। वापिस से सुन ले, वापिस से वन मोर टाइम, एक ही तो फॉर्मूला लगाया। मैंने बोला फिगर ऑफ मेरिट का मतलब I/θ होता है। जैसे ये पता लगा तो मुझे फॉर्मूला पता है, θ = NAB/C × I होता है।
सही है। तो सर्किट कुछ ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये है। तो इसमें जो करंट होगा वो होगा V बाई में टोटल R, यानी कि R प्लस RG। तो I की वैल्यू मैंने यहां पे पुट करी, तो I की वैल्यू पुट करते ही बेटा यहां पे ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने 1/θ को एक तरफ ले आया, बाकी सबको एक तरफ ले गया। तो 1/θ को एक तरफ ले जाके बाकी सब एक तरफ आया, तो 1/θ है Y अपना, रेजिस्टेंस कैपिटल R जो है वो X है अपना, तो Y इज इक्वल टू mx प्लस C का ग्राफ बन गया। तो आपके पास जो ये है ये स्लोप है, स्लोप मतलब C बाई 2 NAB क्या है, जो गिवन ग्राफ है उसका स्लोप है। तो वो स्लोप निकाला, वो आया इतना, स्लोप को कंपेयर किया तो इतना आ गया, NAB बाई C की वैल्यू 2 आ गई। तो भाई साहब यहां पर I बाई थीटा क्या है, C अपॉन NAB है। C अपॉन NAB की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2, 1/2 का मतलब 5 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.5। तो आपके पास कुल मिला के हमने एक अच्छा सा प्यारा सा हटके सवाल थोड़ा सा कर लिया। क्या मेरे बच्चों को यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि अब मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर मैं नया चैप्टर शुरू कर देता हूं, अदरवाइज टाइम नहीं रहेगा। यस बच्चा, क्लियर है? एकदम साफ सफाई? यस, एकदम साफ सफाई हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हाँ, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, अच्छा सवाल है, अलग सवाल है। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा मेंस में ना, मैं आपको एक बात बताता हूं। आप पिछले 7-8 साल में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसके सारे क्वेश्चन चार्ट जाओ, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, याद नहीं करने, प्रैक्टिस कर लो। मतलब आपके अंदर अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने पिछले 7 साल का हर एक जेईई मेंस का सवाल किया है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लिख के दे रहा हूं दावे के साथ, ये वीडियो चला के ले आना, मैं गारंटी दे रहा हूं 25 में से 18 सवाल ऐसे होंगे जो रिपीट कॉन्सेप्ट पे होंगे। 18 से ज्यादा ही होंगे, पर मैं सेफ साइड पे बोल रहा हूं। 25 में से 18 सवाल ऐसे होंगे जिनका डेटा बेटा चेंज करके, मतलब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सवाल को मॉडिफाई कर दिया। हां, 2, 4, 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े हटके बनाए, जैसे दिस इज वन ऑफ देम। ऐसा सवाल बार बार नहीं आया, एक ही बार आया। तो जिस बच्चे ने PYQ की प्रैक्टिस भी की लेकिन उससे ये हो गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सवाल हटके सवाल आया। पर बहुत सारे सवाल क्या होते हैं, एक ही सवाल को अलग अलग सालों में अलग अलग शिफ्टों में क्या करते हैं, मॉडिफाई करके पूछा जाता है ना। लास्ट सवाल और कर लेते हैं बेटा, ये छठा वाला, क्योंकि ये वाला सवाल वैसे तो कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से, क्योंकि वही सवाल आएंगे, अभी खुद देख लोगे। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 200 टर्न्स हैं, एरिया इतना है, करंट इतना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में है। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रोटेट द कोइल थ्रू द 90 डिग्री फ्रॉम इट्स इनिशियल ओरिएंटेशन सच दैट M बिकम्स परपेंडिकुलर टू B। यानी कि पहले मैग्नेटिक मूवमेंट, अरे लाला, छठा सवाल और देख ले आज की क्लास का, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। पहले मान लो आपके पास बेटा कॉइल ऐसे है, मान लो आपके पास पहले कॉइल ऐसे है, तो इस कॉइल का मान लो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, इसके अंदर करंट होगा, मान लो करंट ऐसे है, तो ये करंट ऐसे होने की वजह से बेटा इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कहां गया, ऊपर। और इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है। तो बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी -m.b। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होगी -m का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इंटू में cos ऑफ 0 डिग्री, खत्म कहानी, 0 डिग्री, खत्म कहानी। बाद में क्या किया आपने, इस कोइल को ऐसे घुमा दिया, 90 डिग्री पर ले गए। मान लो अब आपने इस कोइल को ऐसे कर दिया, अब इस कोइल को आपने ऐसे कर दिया, तो मान लो ये आपके पास करंट ऐसे है, तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इधर। पर अभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे ही है ना, वो थोड़ी बदल जाएगा। अरे इसी रीजन में आपने इसको ऐसे बदल दिया, तो ये M वेक्टर ऐसे हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड के और M के बीच का एंगल है वो कितना है, 90। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर -m.b। तो यानी कि माइनस में M का मैग्नीट्यूड,
बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस ऑफ एम और बी के बीच का एंगल कितना है बच्चे 90 डिग्री। तो cos 90 तो सर जीरो होता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी cos 0 1 होता है, तो माइनस एम इंटू में बी आ गया। अब आपको पता होना चाहिए, वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है, और पूरा सेकंड चैप्टर इतने दिनों तक पढ़ाया है, पता नहीं कितने कितने ना जाने कितने कितने लेक्चर पढ़ाया है। तो एक फॉर्मूला जो बार बार यूज हुआ था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेटा डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल तो जीरो है, इनिशियल बेटा माइनस एम का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है ना, माइनस साइन फॉर्मूले में ही होता है, तो ये आ गया m इंटू बी के बराबर। अब भाई साहब m कितना होता है, m होता है, अब m का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, वो होता है करंट इंटू में एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NIA के बराबर। तो बताइए, अब वैल्यूज पुट कर दो, आंसर प्राप्त कर लो मेरे बच्चों। देखिए इस सवाल के अंदर 200 टर्न्स है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा यूनिट में पुट हो गया, और एरिया हो गया n हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला है, और करंट है 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर। तो ध्यान से देखिए आपके पास, तो आपके पास ये हो गया, नंबर ऑफ टर्न से 200, आई है बेटा 100 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, और एरिया का मतलब है 2.5 इंटू 10⁻⁻�4, ये भी ऐसा यूनिट के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1 टेस्ला। तो आंसर आ गया सर, यहां पर 10⁻2 10⁻4 10⁻4 1 हो गया, तो अगर 2 इंटू में 10⁻⁻6 इंटू में 2.5, तो आंसर आ गया 5 इंटू में 10⁻⁻6 जूल। सब कुछ ऐसा यूनिट पुट किया है, तो वर्क डन किस में आएगा, जूल में। तो 5 इंटू 10⁻⁻6 मेरी समझ से आंसर आना चाहिए, और 5 -6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो आंसर आ गया सर आपके पास 5 माइक्रो जूल, 5 माइक्रो जूल। तो आंसर शुड बी 5 माइक्रो जूल। तो दिस शुड बी योर आंसर। हल्के में हम सेटल होंगे नहीं, जब तक कॉन्सेप्ट को धुआं धुआं नहीं कर देते तब तक दादा की क्लास का कोई अर्थ नहीं है। ये लीजिए, हमने 6 सवाल करके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा महारत हासिल कर ली है। अब बाकी सवाल आप करेंगे तो आपको धीरे 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 अप्रोच डेवलप होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? 3/2 मल्टीप्लाई बाई 6 कैसे बेटा, सो सॉरी टू से, बट आप एक बात बताइए मेरे बच्चे, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नहीं निकाला जा रहा आपसे। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट और ये पॉइंट मान लो मैं ऐसे ये लेंथ और ये लेंथ चेक करूं, तो देखो ये 1/2 है, ये 2 है, तो 1/2 से लेके 2 के बीच का जो गैप है वो 3/2 1.5 हो गया। और ये लेंथ कितनी है बेटा, 0 से लेके 6, तो ये 6 हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो स्लोप होता है बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, मेरे से चेक कर लेना, बाकी कैसे हुआ वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है बच्चे, इसके ऊपर जब भी समय मिलेगा इन टॉपिक्स के ऊपर और भी सवाल कर लेंगे, पर इससे पहले मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप खुद भी तो ट्राई कीजिए, आप खुद भी तो ट्राई कीजिए इन टॉपिक्स पे सवाल, ताकि आपको भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हो। आइए आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर का नाम है बेटा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सभी लोग जो नए चैप्टर का इंतजार करते हैं, ये लीजिए एक नया चैप्टर फिर से आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब होगा कमबैक, अब से करूंगा कमबैक, अब से करूंगा पढ़ाई। कई बच्चों के मन में ऐसा आ रहा होगा कि अब से करेंगे पढ़ाई भाई, अब तक बहुत हो गया मस्ती। अब जब से तेरा भाई ने पढ़ना शुरू किया है, तब से देखो तुम्हारा तुम तो आसपास भी नहीं आओगे मेरे, समझा? आ जाइए जी, हाँ आ जाओ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
चैप्टर आपके पास आ गया। एक बच्चा पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी चैप्टर में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अभी करा रहा हूं। पहला टॉपिक ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तू चिंता मत कर, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना तेरे सिलेबस में टॉपिक है सारे सिलेबस मैं करा दूंगा। एक बात बताता हूं, मुझसे थोड़ी गलती हो भी जाए, मान लो मैंने एक सवाल नहीं भी कराया, मान लो मैंने लेट से, वैसे ही पॉसिबल है नहीं, बट मान लेते हैं पूरे सिलेबस में कोई एक टॉपिक ऐसा था जो मेरे से रह गया, मान लेते हैं, तो भाई 25 क्वेश्चन में 24 तो कर ले, एक ही तो छूटा ना। कौन से तेरे 25 में से 25 आ रहे हैं भाई? देखो बेटा, देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, देखो बेटा, एक आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताता हूं बेटा। मुझे पढ़ाते हुए 7.5 साल के आसपास हो गए, तो कुछ थोड़े बहुत बच्चे आईआईटी पहुंच गए जो मेरे स्टूडेंट रहे, कुछ थोड़े बच्चे एनआईटी पहुंच गए, कुछ थोड़े बहुत बच्चे ट्रिपल आईटी पहुंच गए, कुछ थोड़े बहुत बच्चे एम्स में पढ़ रहे हैं, सफदरगंज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में 1-2 साल नीट के भी कुछ बैचेस भाई ने पढ़ाए थे। 1.5 साल ही पढ़ाया था लगभग नीट वाले बैचेस। नीट का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने सभी कामयाब बच्चों में जो एक कॉमन हैबिट देखी है वो ये है कि वो टीचर पे ट्रस्ट करते हैं। और अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ बैठोगे क्लास में कि सर आपने 99.9% जो कराया है उसका तो मुझे आता पता भी नहीं है, पर मैंने क्या किया है, मैंने घर पे ना एक अलग से ट्यूशन टीचर लगवा के उनसे सारे टॉपिक लिखवा लिए। अब तुम एक भी टॉपिक छोड़ोगे मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तुम कुछ करके तो दिखाओ। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता सर कि मैं 20 में से जो आपने 19 टॉपिक कराए वो मुझे आते हैं कि नहीं आते। सर आपने जो एक टॉपिक अभी छोड़ा है, जब तक आप नहीं करा दोगे मैं आपकी जान खा लूंगा सर, मैं आपको काट खाऊंगा सर। सर मुझे बचपन में रेबीज का इंजेक्शन लगा था, मैं काट खाऊंगा सर। ऐसे मत किया करो बेटा, है ना। कामयाब बच्चे और नाकामयाब बच्चे में एक ही डिफरेंस है, जो सबसे मेजर डिफरेंस है, विश्वास और अविश्वास। एक कामयाब बच्चा, एक सक्सेसफुल बच्चा हमेशा क्या करता है कि भाई वो आपके पास टीचर के पास जाता है, टीचर जो बताता है उसको फॉलो करता है और सिलेक्शन लेके चला जाता है। पैर छुए, सर आशीर्वाद दे दो, मैं सिलेक्ट हो गया, चले गया। उसने जिंदगी में अच्छा किया, हमें भी खुशी हुई। एक नाकामयाब बच्चा क्या करता है, ये वाला टीचर फेमस है, पहले इनसे पढ़ेंगे जी, फिर सर समझ नहीं आया, क्योंकि वो टीचर पढ़ा तो बेचारा अच्छा रहा था लेकिन हम नहीं पढ़े। ना ना ना, फेमस टीचर है, जरूरी थोड़ी अच्छे होते होंगे, अब मैं उन वाले टीचर से पढ़ूंगा। उन वाले पे गया, कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि खुद ने नहीं पढ़ा। फिर थर्ड टाइम नया टीचर चूज करेंगे, अब और देख लेते हैं, पहले इस्तेमाल करें। मेरे पास खजाना है सर, खजाना, मेरे पास सभी टीचर्स का यूनिवर्स है सर। और सर मेरे पास भगवान जी ने एक ठप्पा दिया है कि ये टीचर अच्छा, ये टीचर गंदे वाला ठप्पा लगा सकता हूं सर, मैं, मेरे पास ठप्पा है, मेरे बहुत ताकत है सर, आपको नहीं पता, मैं आपका करियर खा जाऊंगा सर। तो बहुत ताकत का इस्तेमाल करते हुए बच्चे 8-10 टीचर का वो कंटेंट देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे और बर्बाद होके चले जाएंगे। फिर उनका क्या एटीट्यूड होता है, 6 महीने पढ़ाई नहीं करी, अब 6 महीने बचे हैं, 15 चैप्टर हैं, निपटा दूंगा। फिर 2 महीने फिर नहीं पढ़ा, 4 महीने बचे हैं, 15 चैप्टर है, निपटा दूंगा। फिर 2 महीने फिर चले गए, 2 महीने बचे हैं, 15 चैप्टर है, निपटा दूंगा। फिर नहीं पढ़ा, 1 महीना बचा है, 15 चैप्टर है, निपटा दूंगा। नहीं पढ़ा, 15 दिन बचे, 15 दिन, 15 चैप्टर, 1 चैप्टर पर डे, निपटा दूंगा, अब होगा मेरा कमबैक। फिर नहीं पढ़ा, निपट गया। आखिरी एग्जाम वाले दिन निपट गया। क्वेश्चन देखते ही सारी दादागिरी, सारा हेकड़ीपन, सारी स्मार्टनेस बिल्कुल पानी पानी धुल गई। इज्जत ऐसे नीलाम हुई कि भाई सब इधर उधर देख रहे हैं कि भाई इन सब से सवाल हो रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं हो रहे हैं सर, मैं ऐसा क्यों हूं मां, ओ मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे साथ तो भगवान ने ये कर दिया, मेरे साथ तो भगवान ने वो कर दिया। 90% बच्चे क्वेश्चंस के हाथ भी नहीं लगाते बेटा, रियल डेटा बता रहा हूं। 90% स्टूडेंट्स
ऐसे हैं जो केवल लेक्चर अटेंड करके एहसान दिखाते हैं कि सर हमने लेक्चर अटेंड तो किया था, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने क्वेश्चन के हाथ ही नहीं लगाया। तुझे केवल खुश होने वाली पढ़ाई करनी थी, तू साल भर अपने टीचर से खुश रहा। हाँ, मेरे सर बहुत फेमस है। और तेरे सर कम फेमस है, मेरे सर बहुत फेमस है। मेरे सर के रील पे 1 मिलियन व्यूज आते हैं, तेरे वाले सर के पास तो 500 व्यूज आते हैं। मेरे सर ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, पूरे साल तो ये कर रहा था, निपट के आ गया पेपर में। अब कोई छोटू राम मोटू राम कॉलेज में पढ़ रहा है, छोटू राम स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मोतीलाल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, है ना, वो अजीबोगरीब नाम वाले कॉलेज आते हैं, उनके अंदर पढ़ाई देखेगा 1 साल बाद, दिखा दूंगा मैं, गारंटी है मेरी, गारंटी है कि पता नहीं कितनी तादाद ऐसी होगी जो अपने शहर के लोकल, बिल्कुल वो कॉलेज जहां पर केवल ही बकवास करने के लिए लोग जाते हैं, उन कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे। जस्ट बिकॉज जब टीचर बोल रहा था, जब टीचर पागल लग रहा था, हर बात में हमेशा ही अपने आप को स्मार्ट समझा। बेटा मैं आपको बताता हूं, पिछले साल मैंने जिम ज्वाइन किया था, पिछले साल कुछ समय के लिए जिम ज्वाइन किया था। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तो ट्रेनर ने जो मुझे कहा मैंने उतना किया। मैंने ये नहीं कहा अरे ऐसे नहीं, डंबल ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ। यहां के बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं ऐसे मत सिखाओ, ऐसे सिखाओ, ऐसे मत सिखाओ, वैसे सिखाओ। थोड़ा सा कुछ कह दिया गुस्सा होके, ये टीचर बेकार है, यूं यूं यूं। मेरे को बेकार बोला, यूं यूं यूं, अभी तेरा करियर खा जाऊंगा बे। उनको इसमें मजा आ रहा होता, उनको लगता है इन्होंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया जीवन में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उससे, समझा बात को, समझा? चलो आइए, तो भाई सभी के लिए मोटिवेशन ऑफ द डे कि भाई पढ़ लो, नहीं तो 3-4 साल बाद बहुत रोना आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता तुम्हें रोना आए, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, चाहे आज कर लो या कल कर लो, करनी पड़ेगी। आज कर लोगे तो शायद कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट मिल जाए, देर से मेहनत करोगे तो ज्यादा मेहनत करके कम आउटपुट मिलेगा। डिफरेंस इज दिस। भगवान ने पेट दिया है पालने के लिए, खा पीने, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लोगे। बस फर्क इतना होता है कि अगर आपने आज मेहनत कर ली, टाइम रहते मेहनत कर ली, तो कम मेहनत में भी बहुत आउटपुट निकाल सकते हो। और अगर आपने ज्यादा मेहनत की लेकिन बाद में की, तो आउटपुट उतना नहीं मिलेगा जितना आज मिल सकता है। मैं आपको कंपाउंडिंग की ताकत सिखाऊं तो कंपाउंडिंग बहुत भयंकर चीज होती है, आपको नहीं पता। अगर आप आज, जब आईफोन लॉन्च हुआ था, मैं आपको एक डेटा बताता हूं, मैंने कल परसों एक रील देखी, वीडियो देखी। जब आईफोन लॉन्च हुआ, पहला आईफोन जब लॉन्च हुआ, आईफोन 1, 2 जो भी आया होगा, तब से लेके आज तक जितने आईफोन लॉन्च हुए, तब तक आईफोन ना खरीद के आईफोन के स्टॉक्स खरीदे होते, यानी कि शेयर खरीदे होते, तो आपने जो टोटल पैसा लगाया होता वो मुश्किल से 6-7-8 लाख रुपए लगाया होता। यानी कि पिछले 20 सालों में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता, जैसे मान लो आज आईफोन की कीमत 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए का फोन ना लेके 1.5 लाख रुपए के मैंने स्टॉक्स ले लिए। 1 साल बाद नया आईफोन आया, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख ना लगा के मैंने उसकी जगह 2 लाख के एप्पल के स्टॉक्स ले लिए। तो अगर किसी ने 15-20 साल में ये किया होता ना, तो उसने टोटल जो पैसा लगाया होता, इन्वेस्ट किया होता, वो 8-10 लाख रुपए होता। और वो आज जो उसकी वैल्यू है उस स्टॉक्स की, उस क्या बोलते हैं, कीमत जो टोटल आपके पास होती, वो 8 करोड़ रुपए होती, 8-8.5 करोड़ रुपए। रीजन क्या है? लगाए 8-8.5 लाख रुपए, मिले 8.5 करोड़ रुपए, क्योंकि टाइम दिया आपने चीजों को। एक दिन में जर्नी नहीं बदलेगी आपकी, समझे बात को? तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो सबसे पहली हेडिंग है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं पूरे चैप्टर में 5B से शो करूंगा। किससे बेटा? 5B से। किससे मेरे बच्चे? 5B, या केवल 5 से शो कर दूंगा, जनरली 5B बोल देता हूं। 5B, 5B मतलब 5 का मतलब फ्लक्स, B का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया गया? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स
is defined as number of magnetic field line या फिर कह सकता हूं मैग्नेटिक एनर्जी पासिंग थ्रू एन एरिया, साथ साथ लिखना भाई साहब, पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली या क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, सेम कहानियां है, कुछ अलग नहीं है। तो आपके पास अब मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। क्या बेटा? कि आपके पास फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसा, फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स लिखा जा सकता है बेटा, वो लिखा जा सकता है बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास जो फ्लक्स है वो कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके। तो इंटीग्रेट करके कैसे बेटा? बी डॉट डी ए, छोटे छोटे एरिया का फ्लक्स निकाल के क्या कर दो? ऐड कर दो। तो वो आ जाएगा आपके पास कुल मिला के टोटल फ्लक्स। इस फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट एरिया, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, एरिया की मीटर स्क्वायर, और इसी को दूसरा नाम दे देते हैं बेटा वेबर। क्या नाम दे देते हैं बेटा? वेबर। तो आई कैन से 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेबर को WB से यूज करते हैं, WB। तो 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर को वेबर यूज करते हैं। तो कई बार मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों? मीटर स्क्वायर अगर नीचे ले जाऊं तो टेस्ला को लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला को लिखा जा सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो कई बार मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखी जाती है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। क्या ये स्लाइड आपको थोड़ी सिंपल भाषा में समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ये सब कहानियां हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं बेटा। ये सब कहानियां बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाली रिपीटेड कहानी है। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताओ, नए पुराने हर प्रकार के बच्चे, है ना, नए पुराने हर प्रकार के बच्चे। यस बेटा, बहुत धांसू तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे बेटा हम। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रिबन कटिंग हो गया जी, हो गया। आप आए तो रिबन कटिंग अपने आप ही हो गया बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सेम फर्स्ट चैप्टर वाली ही कहानी है बेटा, बिल्कुल सेम। ठीक है, अच्छा, तो सर यहां तक कहानी हमें कुछ समझ में आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ा एरिया वेक्टर भी रिपीट कर देता हूं बेटा, नहीं तो तुम कहोगे सर बताया नहीं। एरिया वेक्टर क्या होता था याद कीजिए बेटा। एरिया वेक्टर हालांकि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने किसमें? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है। जब भी गॉस लॉ पढ़ाया जाता है, गॉस लॉ में फ्लक्स पढ़ाया जाता है, तो उसमें एरिया वेक्टर बताया जाता है। एरिया वेक्टर बेटा दो तरह के सरफेस होते हैं, एक होता है ओपन सरफेस हो गया, और एक हो गया आपके पास क्लोज्ड सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब है बेटा, जैसे मान लो आपके पास कोई डिस्क है, ये कहीं से 3D में क्लोज थोड़ी है, तो ओपन एक प्लेट है नॉर्मल। तो इस प्लेट के लिए आप एरिया वेक्टर को ऐसे भी ले सकते हैं, और आप इस एरिया वेक्टर को ऐसे भी ले सकते हैं। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जैसे आपके पास ये किताब है, ये किताब इज अ ओपन सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर आप चाहे ऊपर की तरफ ले ले, चाहे आप नीचे की तरफ ले ले, कोई समस्या नहीं है, बस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। पर अगर आपके पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब है जैसे मान लो क्यूब हो गया,
क्यूब क्या है? एक क्लोज सरफेस टाइप चीज हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो एरिया होता है वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, पर आउटवर्ड होगा। देखो जैसे मान लो इस सरफेस के लिए मैं बात करूं, इस सरफेस के लिए इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा। अगर मैं बात करूं सर इस सरफेस के लिए, इस तरफ वाले के लिए, तो इस तरफ वाले सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेकिन बाहर की तरफ। अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस के लिए, ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर बाहर की तरफ होगा। अगर मैं बात करूं नीचे वाले के लिए, अगर मैं बात नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले के लिए भी होगा परपेंडिकुलर पर बाहर की तरफ। इस तरीके से अलग अलग सरफेस का अलग अलग आ गया। हमेशा क्लोज्ड बॉडी के लिए परपेंडिकुलर टू दोनों के लिए आएगा, चाहे ओपन सरफेस हो या क्लोज सरफेस, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा एरिया वेक्टर। बस ये है कि ओपन सरफेस है, यानी कि कोई 3D बॉडी, क्लोज्ड बॉडी नहीं है, तो आप कहीं भी ले सकते हो। दोनों ओपन बॉडी में कहीं भी, ऊपर भी नीचे भी कहीं भी ले सकते हो। परपेंडिकुलर सरफेस ऊपर या नीचे कहीं भी ले सकते हो। पर यहां पर आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर और बाहर दो डायरेक्शन है, हमेशा बाहर की तरफ लेनी है, हमेशा बाहर की तरफ लेनी है। ये कन्वेंशन कहता है एरिया वेक्टर का। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या है ना? और आपको ये पता होना चाहिए, ये बताने की जरूरत ना पड़े कि ये जो बी डॉट ए लिख रहे हो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो डॉट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू में कॉस थीटा, इनटू में कॉस थीटा। ये सारी कहानी एज इट इज रिपीट हो रही है जो हमने पुराने जमाने में पढ़ी थी। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यस बेटा, मजा आया? बोलो भैया, फुल मौज काटो। आज के दिन बड़ा रिलैक्स फील होगा आपको, क्योंकि आपने सारी कहानियां पढ़ रखी है बेटा। यस बच्चा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। सवाल करते हैं बेटा, सवाल 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 सवाल। लेट्स डू इट। आ जाओ। पहले के अंदर फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स बी। ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसे रखी है। अब ये प्लेट ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर मान लिया बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर या अंदर कहीं भी मान सकते हैं, तो बाहर की तरफ मान लिया। तो एरिया वेक्टर भी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर है। तो बताइए क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया आ गया एल स्क्वायर और कॉस ऑफ 0 डिग्री। 0 मतलब बी और ए के बीच का एंगल, तो 0 है, तो आंसर आ गया बी एल स्क्वायर। कोई दो राय? बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अगला देखिए, सेकंड सवाल, फ्लक्स बी। अब इस वाले में देखिए, अगर हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो ये प्लेट ऐसे रखी है, तो इस प्लेट का एरिया वेक्टर भी बाहर मान लो। बाहर मान लिया तो ये कितना आ गया आपके पास? बी, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एरिया आ गया एल इंटू में बी, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? कोस 0, तो आंसर आ गया बी एल बी। बी एल बी, खत्म कहानी। मजा आ गया सर। अगली बात करते हैं क्वेश्चन 5B। 5B चेक करो बाप पे हो, देखो ध्यान से। अगर आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है या रिंग है, तो इस रिंग के अंदर ये फ्लक्स जो है वो बाहर की तरफ है, तो ये रिंग अगर इस प्लेन में रखी है तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर आ गया। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल आ गया कॉस ऑफ 0, तो आंसर आ गया बी पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो भाई, ठीक है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई संकोच किसी प्रकार का नहीं। अगले 3 सवाल देखिए, फटाफट से लिखिए। इतने में आपको बातें कर लेता हूं आपसे 1 मिनट। लिखिए बेटा फटाफट से। यस, क्या बोला था? सवाल बहुत सारे कराऊंगा। आओ आओ, सवाल देखो कितने भयंकर तरीके से करते हैं। सर आप कितने लेक्चर में इस चैप्टर को मास्टर करवा दोगे पूरा? बेटा लगभग 6-7 लेक्चर लगेंगे, और मास्टर मैं नहीं करवाऊंगा, मास्टर आप लोग करेंगे अगर सवाल करेंगे तो। ठीक है, डन है बेटा? यस, लिख लिया? लिख लिया बच्चे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अरे अरे वाह, तूफानी बालक।
आ जाओ जी, नेक्स्ट 3 सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर हैं। ये लो जी, नेक्स्ट 3 सवाल बताइए। ये आपके पास एक डिस्क है और इसका रेडियस मान लेते हैं आपके पास r है। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B। तो आप बताइए, अगर आपको मान लो ये जो एंगल दे रखा है टी 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 टी, जो ये एंगल दे रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री दे रखा है, तो आपको बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना आएगा सर? तो फ्लक्स लिखेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, और एंगल कितना है 45, तो कॉस 45। आंसर आ गया बी, पाई आर स्क्वायर कॉस 45 होता है 1/√2। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने सर पर एक कागज चिपकाएंगे, उस कागज पे लिखेंगे कि मैं गधा हूं। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक कागज चिपकाएंगे, यहां पर लिखेंगे मैं गधा हूं। क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में है। जबकि जो ये डिस्क है उसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा। अरे वापिस सुन, जो ये डिस्क है उसका एरिया वेक्टर बाहर आएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहां पर फ्लक्स किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। बी पाई आर स्क्वायर कॉस 90। आंसर आना चाहिए 0 के बराबर। ये सारे सवाल मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में करा चुका हूं, गॉस लॉ के अंदर, इस टाइप के सवाल। आगे देखिए, यहां पर आप बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये रेडियस मान लेते हैं R है, तो आप बोलेंगे जो फ्लक्स आएगा सर वो आएगा B इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया आ गया, इंटू कॉस ऑफ एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री, कॉस 37 होता है 4/5, B पाई आर स्क्वायर इंटू 4/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है। अगर आपने ये किया तो आप फिर से कागज चिपकाएंगे और लिखेंगे मैं उल्लू हूं। क्या लिखेंगे? मैं उल्लू हूं। अगर आपने ये वाला लगाया तो आप क्या लिखेंगे? मैं उल्लू हूं। क्यों? क्योंकि भाई एरिया वेक्टर, कौन सा एंगल लिया जाता है? एंगल लिया जाता है एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। तो अगर ये डिस्क है, ये ऐसे रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर तो ये हुआ ना बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर तो ये हुआ ना बेटा। हाँ, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल तो ये हुआ ना बेटा। हाँ, तो ये पूरा 90 है, ये 37 है, तो ये तो 53 हुआ ना बेटा। हाँ, तो आंसर आएगा 5b बराबर में b इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में आपके पास कॉस ऑफ किसके बीच का एंगल? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वो 53 है। तो आंसर आना चाहिए बेटा आपके पास b इंटू में पाई आर स्क्वायर, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। अब बोलो मैं समझदार हूं, अब कागज पे चिपकाओ मैं समझदार हूं। अगला छठा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है कंप्यूटर जी, टिकटिकी जी, तो ध्यान से देखिए। यहां पर इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर होगा वो यहां पर होगा, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ये एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 30 दे रखा है। तो कुल मिला के आपके पास क्या आ गया? जो फ्लक्स आ गया वो आ गया b इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो आंसर आ गया √3/2 b इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्या समझ में आ गया? क्या 6 सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर हुए और खत्म हुए। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है क्या? यस बच्चे, डन है? समस्याहीन? कोई भी प्रॉब्लम हो बता दो। ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है, आज बेसिक होगा, कल एडवांस होगा। जब बेसिक पे ध्यान नहीं दोगे तो एडवांस कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को यहां तक कोई समस्या नहीं है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर मैं बात करूं इस पूरी रिंग में, इस पूरी रिंग का रेडियस कितना है? आर। तो आप जो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की तरफ, और ये डिस्क भी कहां पर है या रिंग भी कहां पर है? इसी प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर भी कहां पर आ गया? बाहर की तरफ। तो बताइए एरिया वेक्टर जो आएगा वो कहां पर आ गया? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया वो भी कहां पर है? बाहर की तरफ। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा किसके बराबर? कोस 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर। अब मैं तुझसे फ्लक्स पूछूं पूरी रिंग में या पूरी डिस्क में, तो फ्लक्स थ्रू डिस्क पूछूं तो तू लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कॉस 0 तो कॉस 0 है, तो कॉस 0 1 होता है, तो आंसर आ गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर। अगर तूने ऐसा किया तो वापिस से सफेद कागज लिख, लाल कलर से लिख कि मैं उल्लू हूं,
मैं उल्लू हूं। अगर ऐसा किया तो लिख मैं उल्लू हूं। सर क्यों? अरे भाई, क्या इस जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं। तो यहां पर कोई फ्लक्स है क्या? नहीं। तो फ्लक्स तो केवल आधे में है ना। तो भले ही पूरी रिंग का बताना हो, पूरी डिस्क का बताना हो, लेकिन लिखा तो आधे का ही जाएगा ना, जितनी जगह में होगा। अरे जितने एरिया में बी है उतने एरिया का तो लिखा जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द डिस्क, टोटल डिस्क में से फ्लक्स लिखा जाएगा बी नॉट, लेकिन जो ये एरिया है वो इतना ही लिया जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर बाय में 2। अब लिख मैं अच्छा बच्चा हूं। अब लिख मैं अच्छा बच्चा हूं। सेम टू सेम अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सर्कल, इस सर्कल में फ्लक्स कितना होगा? तो मान लो ये आपके पास रेडियस आर है, तो आप बोलेंगे इस सर्कल में फ्लक्स होगा। देखो ये सर्कल इसी प्लेन में है तो बाहर की तरफ एरिया, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो आगे बी इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में कॉस ऑफ 0 डिग्री। पर मैं पूछूं फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल या फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर में से फ्लक्स बताओ। तो स्क्वायर इसी प्लेन में है तो एरिया आ गया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी है बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो अब लिखोगे b इंटू में, अब इसका एरिया कितना है? l इंटू एल, तो l स्क्वायर। अगर आपने ये लिखा तो आप कहोगे मैं पागल हूं और मैं गधा भी हूं, अगर आपने ऐसा लिखा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो केवल यहां पर प्रेजेंट है ना, तो एरिया तो केवल स्क्वायर का कौन सा एरिया लिखा जाएगा? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो यहां पर स्क्वायर का जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? बी इंटू में पाई आर स्क्वायर ही आएगा। अरे यार, जब केवल यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स भी केवल यहीं पे है, यहां पे तो कोई फ्लक्स है ही नहीं। तो इस पूरे स्क्वायर के फ्लक्स में यहां का तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, तो केवल यहां का फ्लक्स आएगा, तो यहां का फ्लक्स तो लिख ही दिया हमने, खत्म कहानी। अब लिख मैं अच्छा बच्चा हूं। अब देख ध्यान से, मैं तुझसे पूछूं कि बता फ्लक्स थ्रू बिगर स्क्वायर, बिग या फ्लक्स थ्रू स्मॉल स्क्वायर, स्मॉल स्क्वायर में, तो स्मॉल स्क्वायर इस प्लेन में है तो एरिया बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो आ गया बी इंटू में स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और कोस 0 आ गया 1, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं बोलूं फ्लक्स थ्रू बिग स्क्वायर, बिग स्क्वायर में आप फ्लक्स निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। अब बता बड़े स्क्वायर का एरिया एल इंटू एल है। अरे पर इतने में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड तो केवल यहां पर है, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहीं तक का तो एरिया लिखेगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर ही आएगा आंसर, खत्म कहानी। अब लिख मैं अच्छा बच्चा हूं, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूं। है पार्थ, गुरु की बात ध्यान से सुन, तभी कामयाब होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? 9 सवाल यहां तक पानी पानी हो गए हो तो बता दो। बोलो भाई साहब, ठीक है, शानदार। तो ये 9 सवाल आपके थाली में परोस के भाई ने तुम्हें दे दिए हैं। अब ये सवाल स्टार लगा लेना भाई साहब, जितने चाहो उतने स्टार लगा लेना, नहीं तो बावड़े हो जाओगे, नहीं तो क्या हो जाओगे? पागल हो जाओगे। आ जाओ जी, यहां पर क्या है मुझे बताना है, फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, flux through the rectangular loop, flux through the rectangular loop due to current carrying infinite wire। पता है, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो एटलीस्ट तुम्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि ये नॉर्मल सवाल नहीं है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सवाल। कम से कम जितना मैंने पढ़ाया है, अगर तुम मेरी इज्जत रखो, तुम घर पे थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, तो तुम्हें इसमें प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वायर के कारण अंगूठा यहां रखा तो उंगलियां घुमाई तो इस जगह पर, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पर समस्या यह है कि इस वायर के कारण अलग अलग दूरी पर
अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए फ्लक्स को डायरेक्ट बी डॉट एरिया नहीं लिख सकते। इसलिए फ्लक्स को डायरेक्ट बी डॉट एरिया नहीं लिख सकते मेरे प्यारे। इसलिए फ्लक्स को डायरेक्ट बी डॉट एरिया नहीं लिख सकते मेरे प्यारे। तो क्या लिखे दद्दू? तो ध्यान से सुन। अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं क्या किया, अगर मैंने क्या किया, मैं यहां से एक्स दूरी पर गया और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ये जो थिकनेस है वो कितनी है, dx। तो यानी कि ये थिकनेस dx है, ये साइड हो गई b। अब बताओ, फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। अब बताओ, ये एलिमेंट इसी प्लेन में है, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर भी ले सकता हूं, अंदर भी ले सकता हूं। मैं आपकी बार अंदर ले लेता हूं। सर क्यों, कभी आप बाहर कभी अंदर? अरे जब एक ओपन चीज होती है, ओपन का मतलब 2D बॉडी है, तो आपके पास इसका एरिया बाहर और अंदर कहीं भी लिया जा सकता है। तो मैंने इसका एरिया अंदर की तरफ ले लिया। क्यों? अंदर ही एरिया, अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड, तो cos 0 आ जाएगा, इसलिए ले लिया। अगर बाहर एरिया भी ले लोगे तो भी माइनस और प्लस का फर्क आएगा, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं छोटे से एलिमेंट में फ्लक्स देखूं तो क्या होगा सर? बी डॉट, ये आएगा डी फाई। डी फाई किसके बराबर? छोटा सा फ्लक्स, वो आ गया यहां का मैग्नेटिक फील्ड। तो सर स्ट्रेट वायर के कारण एक्स दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सर? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। डॉट डॉट छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया। इस छोटे से एलिमेंट का एरिया कितना है सर? ये लेंथ b और ये dx। तो ये आ गया b इंटू में dx, ये आ गया एरिया। और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? cos 0। किसके बीच का? इस छोटे से एलिमेंट का एरिया वेक्टर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, तो cos थीटा कितना हो गया? 0। cos 0 कितना हो गया? 1। तो बताओ, अगर मैं इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, हर एलिमेंट का डिफाई 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 ऐड कर दूं, तो बेटा जो मेरे पास टोटल फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर आएगा? सबको ऐड कर दो, तो डिफाई डिफाई जोड़ दो। तो डिफाई डिफाई जोड़ोगे तो देखो, म्यू नोड आई बाई 2 पाई एक्स, म्यू नोड आई बाई में 2 पाई एक्स इंटू में बी इंटू में डीएक्स। यही तो आपको इंटीग्रेट करना है, b इंटू में dx। अब बताओ पहला एलिमेंट कब मिला? जब मैं यहां से x चला 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 चला, जब मैं x a के बराबर चल गया तो मुझे पहला एलिमेंट मिल गया। फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। मुझे आखिरी एलिमेंट कब मिलेगा? जब मैं कहां से बेटा, यहां से चलना शुरू किया, तो यहां से मैं a प्लस में l, तो a प्लस में l चल लिया तो आखिरी एलिमेंट मिला। तो a प्लस l चला तो आखिरी एलिमेंट, पहला एलिमेंट कब है? अरे जब पहले x की वैल्यू, इस x की वैल्यू a के बराबर तो पहला एलिमेंट मिल गया। जब x की वैल्यू a प्लस l के बराबर तो आखिरी एलिमेंट मिल गया। यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट ऐड करने हैं, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी। तो बताइए बेटा, यहां से आपने म्यू नॉड आई बाई में 2 पाई तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। ये b भी बाहर आ गया, कांस्टेंट है। dx 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x होता है सर, ln x, a से लेके a प्लस एल तक। तो यहां से आ गया म्यू नॉड आई इंटू में b अपॉन में 2 पाई, अंदर बचा ln ऑफ, अपर लिमिट आ गया a प्लस एल, लोअर लिमिट आ गया a। तो अब ln m माइनस ln n की प्रॉपर्टी लगाओगे, ln m बाई n हो जाएगा। तो म्यू नॉड आई बी अपॉन में 2 पाई ln ऑफ a प्लस में l बाई में a। दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर, दिस विल बी योर कंप्लीट आंसर। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई जेई एडवांस का सवाल है, नहीं भाई, मेंस लेवल ही सवाल है, पर ये उन सवालों से थोड़ा सा ऊपर है। वो तो बिल्कुल ही हल्के हैं, वो सवाल नहीं आएंगे, वो फालतू बकवास है। वो बेसिक डेवलप करने के लिए सवाल थे, आपके रिवाइज कराने के लिए थे। क्या यहां तक ये सवाल आपका इजीली कंडक्ट हो गया? क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया?
डन, बहुत बढ़िया। अब लगाई ना तुमने थोड़ी थोड़ी आग, थोड़ी थोड़ी सीने में तुम्हारे आग तो लगी भाई साहब। तो फ्लक्स लिखना अगर तुम्हें आ गया तो तुम अगले स्टेप पे बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। फ्लक्स, अच्छा कोई वैसे सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्या फालतू सवाल है। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है बेटा? फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या है? बी डॉट एरिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर देता है। तो फ्लक्स क्या है बेटा आपके पास? स्केलर क्वांटिटी है। पता लगे भाई साहब, ये भी बताना पड़े। हालांकि मुझे पता है अंदर अंदर कई बच्चे सोच रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं सर, आपने बताया क्यों नहीं। फ्लक्स के फॉर्मूले से ही पता लग रहा है, फ्लक्स है बी डॉट ए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो निकल के रिजल्टेंट आएगा वो स्केलर आता है हमेशा। ठीक है, चलिए जी। तो आपके पास यहां तक फ्लक्स की कहानी खत्म हुई, लेकिन अभी फ्लक्स आपको बार बार सताएगा। अगर आपको फ्लक्स निकालना आता है तो आपको अच्छा फील होगा, और फ्लक्स निकालना नहीं आता तो आपको आगे सताएगा ही। अब आता है बेटा फैराडेज लॉ। अब आता है बेटा आपके पास फैराडेज लॉ, इस चैप्टर की जान शान बान आन। आन बान शान जान सब कुछ यही है इस चैप्टर की। ध्यान से सुनिएगा। फैराडेज लॉ से पहले मैं आपको चलो इसी में समझा दूंगा, आ जाओ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू एन एरिया, किसी भी कंडक्टिंग एरिया में से, कोई भी कंडक्टिंग लूप है, कोई कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर से जो फ्लक्स है वो अगर चेंज होगा समय के साथ तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ का मतलब क्या है? उस लूप के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। वापस सुनो, अगर आपके पास किसी लूप में, किसी लूप हो या कंप्लीट लूप हो या आधा लूप हो, कुछ भी हो, अगर किसी जगह पे से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या पैदा होता है बेटा? आपके पास फ्लक्स पैदा होता है, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। क्या पैदा होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। एक्चुअली 3 एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह पता लगा, फैराडेज ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। उन 3 एक्सपेरिमेंट को करने के बाद कुछ इस मुद्दे तक आया था कि जब जब किसी लूप में से क्या चेंज होगा, लूप मान लो या विदाउट लूप भी, किसी एरिया में से फ्लक्स चेंज होगा तो आपके पास क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ईएमएफ का मतलब तो वोल्टेज ही तो समझते हो ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब हम लिखते हैं ऐसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इंड्यूस्ड। ईएमएफ के लिए मैंने स्मॉल ई का इस्तेमाल किया। जो ई इंड्यूस्ड होगा बेटा वो होता है आपके पास डी फाई बाई डी टी। वैसे माइनस होता है ये, लेकिन माइनस को अभी भूल जाओ। माइनस क्या बताता है? माइनस पोलैरिटी बताता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये 2 टॉपिक आएंगे, एक तो फैराडेज लॉ, एक लेंज लॉ। आधा चैप्टर तो इसी पे है, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, आधा चैप्टर तो यहीं पे ही खत्म होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस साइन क्या बताएगा? पोलैरिटी बताएगा। पता है आपको क्या करना है? मैं आपको, ये किताबों में नहीं लिखा होता बट मैं बता रहा हूं कि फैराडेज लॉ का इस्तेमाल आप जनरली केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करना, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है, बस मैग्नीट्यूड। माइनस और प्लस तो पोलैरिटी बता रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपको पता है ना यार, अगर मैं इसको 5 वोल्ट लिख दूं तो इसको मैं -5 वोल्ट लिखूंगा। पोलैरिटी उल्टी कर दिया तो इसको -5 वोल्ट लिख दूंगा। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ई इंड्यूस्ड का जो आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड है, वो किसके बराबर है? डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी के माइनस प्लस भूल जाओ, डी फाई बाई डी टी। फाई कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैं तुझे कुछ फील कराना चाहता हूं जो शायद तूने कभी नहीं किया, लेकिन आज कर ले। ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मोटा मोटी मैग्नेटिक फ्लक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। हां सर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लिखा जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस थीटा। अब ध्यान से सुन, तुझे मजा ना आ जाए तो बता, फ्लक्स चेंज कैसे होगा? इसको चेंज करने के तरीके, इसको चेंज करने के तरीके,
अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको बदलना है तो कितने तरीकों से मैं बदल सकता हूं? तो अगर मैं पहला तरीका बी को चेंज कर दो, अरे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दो। दूसरा तरीका एरिया को चेंज कर दो, एरिया घटा दो बढ़ा दो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अरे ये बदल जाए तो ये भी बदल जाएगा, एरिया बदल जाए तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। थर्ड, एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज कर दो, चेंज कर दो, एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज कर दो, या फिर कोई भी दो या तीन, यानी कि बी, एरिया, थीटा, इनमें से कोई भी दो चीज या तीनों चीज एक साथ चेंज कर दो, है ना। पैरामीटर एक साथ चेंज कर दो, एक साथ चेंज कर दो, एक साथ चेंज कर दो, एक साथ चेंज कर दो। अरे दिशा सब दिखाई दे रहा है, फ्लक्स बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बदल सकते हो, एरिया बदल सकते हो, इनके बीच का बी और ए के बीच का एंगल बदल दो तो cos थीटा बदल जाएगा, या कोई भी दो चीज बदल दो एक साथ, या कोई भी तीनों चीज बदल दो एक साथ। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं सर। जैसे 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 ये लीजिए, ओयो ओयो मां, ले भाई, एटाऊं एटाऊं एटाऊं, ले भाई, ये तेरा मेरा मिलना, ये लो, टिंग 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 टिंग, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, मान लो इसके अंदर एक लूप है, ये लूप है। अच्छा, इसके अंदर एक लूप है, यहां पर भी 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 एक लूप है। मान लो यहां पर दे रखा है रेडियस आर, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी इज इक्वल टू बी नॉट टी। यहां पर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी नॉट, यहां पर रेडियस आर, आर की वैल्यू दे दी है आर नॉट टी स्क्वायर। ठीक है सर, यहां पर देखो, यहां पर आपके पास ये दे दिया रेडियस आर, ये दे दिया बी, बी की वैल्यू दे दी बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू दे दी आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू रूट टी, मान लो ऐसे दे दिया। यहां पर देखो, यहां पर अगर मान लो बी इज इक्वल टू दे दिया बी नॉट बाई में टी, रेडियस दे दिया आर। ठीक है सर, यहां पर देखो रेडियस आर, आर की वैल्यू दे दी आर नॉट बाई टी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया बी नॉट। अच्छा, ये मान लो आपके पास बी नॉट है, ये मान लो आपके पास रेडियस आर नॉट है, दोनों ही कांस्टेंट है, पर ये ओमेगा से घुमाने लग गए। ध्यान से देख क्या क्या बदल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर टाइम बढ़ेगा, अरे टाइम तो हमेशा बढ़ता ही है ना, टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो टाइम के साथ टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। यानी कि इसके अंदर जो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, वो फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी कि फ्लक्स जो है अंदर की तरफ वो बढ़ रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, सिंपल। यहां पर देख, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, पर समय के साथ रेडियस बढ़ रही है, तो टाइम बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, मतलब एरिया बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स कौन सा? अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, यहां पर देख, यहां पर समय बढ़ेगा तो यहां पर मैं बोलूंगा टाइम बढ़ेगा, तो भाई साहब रेडियस भी बढ़ रही है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अरे टाइम के साथ टाइम बढ़ा, रेडियस बढ़ा, टाइम बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, तो इंप्लाइज अंदर की जो फ्लक्स है, अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। खत्म कहानी। यहां पर देख, टाइम के साथ आपके पास टाइम बढ़ेगा तो देख मैग्नेटिक फील्ड, टाइम बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, इंप्लाइज अंदर की तरफ जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है।
खत्म कहानी। यहां पर देख, यहां पर आप देखोगे टाइम बढ़ेगा तो आपके पास रेडियस जो है वो घट रही है, इंप्लाइज एरिया जो है वो घटेगा, इंप्लाइज जो फ्लक्स है जो कि अंदर की तरफ था वो घट रहा है, अंदर की तरफ जाने वाला जो फ्लक्स है वो घट रहा है क्योंकि एरिया छोटा होता जा रहा है। यहां पर देखो, यहां पर आपके पास रेडियस और बी दोनों कांस्टेंट है, तो एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। पर देख, पहले ये इस प्लेन में है तो एरिया ऐसे है, जैसे जैसे ये रिंग घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर है पर एरिया वेक्टर घूमे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज हो रहा है। थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। क्या 6 के 6 सवाल समझ में आ गए? क्या क्या समझाना चाहा दद्दू ने? क्या बात समझ में आ गई? क्या दद्दू ने जो बात समझानी चाहिए क्या तेरे जहन में बैठ गई है? क्या दद्दू ने जो बात समझानी चाहिए क्या तेरे जहन में बैठ गई है? क्या दद्दू ने जो बात समझाई क्या तेरे जहन में बैठ गई है? क्या इससे सुंदर डायग्राम क्या बनाऊं बेटा? 6 के 6 सवाल एक ही स्लाइड में हमने समझे हैं। यस बच्चा, डन है बेटा? यस। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही रखेंगे। आज आप घर जाके केवल इस चैप्टर का जितना पढ़ा है वो तो केवल रिवाइज करना है, पुराने चैप्टर के आप क्वेश्चंस करना बेटा। होमवर्क क्या है बेटा आपके पास? तो होमवर्क मेरी तरफ से क्या होगा बेटा कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो भी हमने पढ़ा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का मेरे बच्चे आपको कम से कम इतना तो कर ही लेना बेटा, प्रारंभ एक्सरसाइज एंड आपके पास PYQ एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज तो आप कंप्लीट कर ही लो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है बेटा? और बाकी रिवाइज टुडेज लेक्चर, रिवाइज टुडेज लेक्चर। ठीक है बच्चे? अब बस इतना याद रखना बेटा कि मंडे को हम जब मिलेंगे तो मंडे से लेकर सैटरडे तक 6 लेक्चर आएंगे, उन 6 लेक्चर में ये EMI कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये बात मान के चलिए कि आपके पास नेक्स्ट वीक में बेटा आपके पास मंडे टू सैटरडे में EMI कंप्लीट हो जाएगा, EMI कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी सिंपल सी बता रहा हूं कि आपके पास 6 दिन है, मल्टीप्लाई बाय 25 क्वेश्चन आपको पर डे करने हैं, 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे EMI के। अगर आपने मेरे कहने से ये 150 क्वेश्चन कर लिए, रोज जाके 25 सवाल किए और कुछ नहीं करना, मंडे का लेक्चर हुआ 25 सवाल किए, ट्यूसडे का लेक्चर किया 25 सवाल किए, वेंसडे का किया 25 सवाल किए, थर्सडे का किया 25 सवाल किए, सैटरडे तक आपके पास 150 सवाल हो जाएंगे, आपके ये चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी। और EMI पे मैं भर भर के सवाल कराऊंगा और कोशिश करूंगा आने वाले हर एक चैप्टर में और ज्यादा सवालों की मात्रा बढ़ा दूं बेटा। मॉड्यूल से करने हैं बेटा, ये लिखा है ना बेटा, ये क्या लिखा है, मॉड्यूल लिखा है ना, है ना? हाँ बेटा, एक्स्ट्रा क्लास ले नहीं पाऊंगा, मेरी और भी बैचेस में क्लासेस चल रही हैं, मुझे काफी सारा काम करना है, नहीं तो मैं ले लेता। ठीक है? लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा बेटा, खुश रहिए। MR के सर को क्या हुआ? क्लास नहीं हो रही क्या बेटा सर की? मुझे पता नहीं बेटा, सच में मैं करता हूं सर से बात, है ना, मैं सर से बात करता हूं, राहुल सर से, मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं सर से बात करता हूं क्या सीन है। ठीक है? चलिए आप खुश रहिए, नेक्स्ट क्लास की तैयारी कीजिए, आराम कीजिए 10 मिनट। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू बेटा, टाटा, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।